नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम लोग यूपीएसआई के मूल विधि में जन सूचना के अधिकार अधिनियम जिसमें दिया गया है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो ये सबसे पहले जानते हैं क्या है जन सूचना का अधिकार। देखिए, जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया। इससे क्या है, नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अधिकार देता है। क्या करता है, नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए और जवाबदेही के लिए अधिकार प्रदान करता है। आरटीआई एक्ट 2005 का उद्देश्य क्या है। आरटीआई एक्ट 2005 में जो पारित हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य जनता को सरकारी कार्य और निर्णय में पारदर्शिता प्रदान करना है। यह अधिनियम 15 जून 2005 से लागू हुआ और इसका लक्ष्य सरकारी विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। सरकारी विभागों को किसी भी विभाग की आप सूचना को मांग सकते हैं, उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकार से सूचना मांगने का अधिकार है। यह अधिनियम लोकतंत्र को मजबूत करने और भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कब लागू हुआ है, 15 जून 2005 को अधिनियम लागू हुआ है और भारतीय जो नागरिक हैं इससे सूचना मांग सकते हैं। 15 जून 2005 के बाद 120 दिन के बाद इसमें कुल 31 धाराएं हैं। कुछ धाराएं तो लागू हो गई थी, कुछ धाराओं को बाद में लागू किया गया। 6 अध्याय, 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूची हैं। सभी के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएसआई के जो विगत वर्षों में प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, उनके प्रश्नों को भी इसके बाद रखा गया है। इसकी हम अब बात करें कि मुख्य परिभाषाएं क्या हैं। आरटीआई एक्ट की मुख्य परिभाषाएं क्या हैं। इसमें मुख्य है सूचना। सूचना क्या होता है, किसी रिकॉर्ड, दस्तावेज, रिपोर्ट, निर्णय या सार्वजनिक प्राधिकरण में उपलब्ध कोई भी डेटा जो नागरिकों के लिए प्रासंगिक हो, इसको सूचना कहा जाता है। सार्वजनिक प्राधिकरण किसको कहते हैं, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग, जिसमें बोर्ड, आयोग, निगम और अन्य सरकारी संस्थाएं जो आरटीआई के दायरे में आती हैं, सबको इसके अंतर्गत में रखा गया है। सूचना का अधिकार अगर हमको प्राप्त करना है तो करेंगे कैसे, सूचना का अधिकार कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आरटीआई आवेदन तैयार करें। किसी सरकारी विभाग के पास लिखित में आवेदन जमा करें। स्पष्ट रूप से उसको बताना होगा कि हम किस प्रकार की सूचना चाहते हैं। उसके बाद में उसके शुल्क है, 10 रुपये शुल्क देना होता है। बीपीएल कार्ड धारक के लिए कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। प्रतीक्षा अवधि क्या है, सामान्य मामलों में 30 दिन के भीतर जवाब मिलना अनिवार्य है, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े अगर मामले होंगे तो आपको 48 घंटे के भीतर ही सूचना दे दी जाएगी। अपील का विकल्प क्या है, अगर सूचना नहीं मिली तो प्रथम वरिष्ठ अधिकारी के पास अपील करेंगे, उसके बाद द्वितीय अपील सूचना आयोग में आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। इसके बाद में है द्वितीय अपील और प्रथम अपील के बारे में ठीक से देखिए। अगर सूचना नहीं मिली या संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वरिष्ठ अधिकारी के पास प्रथम अपील दायर कर सकते हैं। द्वितीय अपील, प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं। अंतिम निर्णय क्या होगा, सूचना आयोग का निर्णय अंतिम होता है। यह सरकारी विभाग को उसका पालन करना अनिवार्य है। अपील प्रक्रिया नागरिक को न्याय दिलाने का एक प्रभावी माध्यम है और सुनिश्चित करती है कि सरकारी अधिकारी जवाबदेह बने रहें। उसके बाद में आरटीआई एक्ट 2005 के जो प्रमुख प्रावधान हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से जो धाराएं हैं उनके बारे में देखेंगे। वैसे तो इसमें 31 धाराएं हैं, कुछ तो 120 दिन के बाद लागू होती हैं और कुछ तुरंत लागू हो जाते हैं, लेकिन हमें जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण धाराओं को देख लेते हैं। धारा 3 में कहा गया सूचना का अधिकार, नागरिक सूचना मांग सकते हैं और सरकारी विभाग को जवाब देना अनिवार्य होता है। सूचना 4 में सूचना का खुलासा है, सार्वजनिक प्राधिकार को स्वचालित रूप से जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। धारा 6 में आवेदन प्रक्रिया की बात कही गई, सूचना मांगने के लिए आवेदन कैसे करना है इसकी विस्तृत प्रक्रिया है। धारा 7 में जवाब देने की अवधि है जो सामान्यतः 30 दिन है, विशेष मामले में 48 घंटे के भीतर ही आपको जवाब देना होता है। धारा 8 में अपवाद है, अपवाद में राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक गोपनीयता या फिर इस प्रकार से अगर आर्थिक असुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई बाधा व्यवधान उत्पन्न होता है तो हम आरटीआई की सूचना नहीं प्राप्त कर सकते हैं या सूचना देने से मना किया जा सकता है। धारा 19 में बात की गई है अपील प्रक्रिया क्या है, प्रथम और द्वितीय अपील की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा है कि कितने समय सीमा के बाद में आपको वहां से जवाब मिलेगी। अगर नहीं मिलता है तो द्वितीय अपील आप कब करेंगे और कहां पर कर सकते हैं। धारा 20 में जुर्माना की बात कही गई, अगर अधिकारी सूचना देने में लापरवाही करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। उसके लिए 250 रुपये प्रतिदिन या फिर 25,000 रुपये अधिकतम दंड का प्रावधान किया गया है। आरटीआई एक्ट के कुछ अपवाद हैं, उसके अपवाद को भी देखिए। अगर आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में कुछ विशेष सूचना देने से मना करने का भी प्रावधान है। ये अपवाद राष्ट्रीय हित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा में क्या है, देश की सुरक्षा है, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों से जुड़ी जानकारी जो राष्ट्र के लिए हानिकारक हो सकती है, ये सूचना देने से मना करेंगे। व्यापारिक गोपनीयता में व्यापारिक रहस्य या वित्तीय
वाणिज्यिक गोपनीय जिसके खुलासे से प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है, इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। यूपीएसआई और संवेदनशील डेटा है। यूपीएसआई का फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर नहीं है, इसका मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, शेयर बाजार को प्रभावित कर सकती है और निजी व्यक्तिगत जानकारी भी प्रभावित हो सकती है। न्यायिक प्रक्रिया में अगर कोई अदालती कार्रवाई में बाधा डालने वाली या जांच में रुकावट पैदा करने वाली जानकारी है तो इस प्रकार की जानकारी को देने से भी मना किया जा सकता है। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी और दंड के बारे में बात कर लेंगे, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी है समय पर सूचना उपलब्ध कराना, सही और पूरी जानकारी देना, आवेदन को उचित विभाग में भेजना, नागरिकों की सहायता करना और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। लापरवाही में दंड क्या है? अगर कोई अधिकारी जानबूझकर सूचना देने से मना करता है तो प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना है या अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अंत में एक बार ब्रीफली इसको देख लेते हैं कि पूरा इसमें क्या है, संक्षेप में देख लेते हैं। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए कानून बनाया गया। आरटीआई 2005 जनता को सरकारी सूचना तक पहुंच देता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। संवेदनशील सूचना को देने से मना किया जा सकता है और जवाबदेही किसकी होती है? सरकारी अधिकारी संगठन जवाबदेह हैं और ये किसी प्रकार की सुनवाई नहीं करने पर आप अपील कर सकते हैं प्रथम और द्वितीय अधिकारी के पास। आरटीआई अधिनियम नागरिक को सशक्त बनाता है और सरकार में पारदर्शिता लाता है। भ्रष्टाचार को कम करने का यह एक प्रभावी माध्यम है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे जो यूपीएसआई 2011 में प्रश्न पूछा गया। यूपीएसआई 2011 में जो प्रश्न पूछा गया उसमें कहा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। आपने इससे पहले भी पढ़ लिया है कि सूचना की पहुंच अधिक व प्रभावी हो। जो सूचना है किसी विभाग में भ्रष्टाचार कम हो, इसके लिए जितनी भी सूचनाएं मांगी जाए वो हर व्यक्ति तक इसकी पहुंच हो और ये प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सूचना की पहुंच आसान और विशद हो, बिल्कुल सही बात है। नागरिक को सामान्य हित यानी निजी हित अथवा सार्वजनिक हित से जुड़े अगर मामले हैं तो उनको सूचना दिया जाए, यानी कि उपयुक्त सभी सही होगा। इसमें पहले में क्या है? उपयुक्त सभी सही होंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरे प्रश्न में बात कही जा रही है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू होता है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है, लेकिन ये जब का प्रश्न है। यूपीएसआई 2014 में प्रश्न पूछे गए थे तब तो हमारा विकल्प ये सही होता था, लेकिन अगर अब प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। कब? 31 अक्टूबर 2019 से यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब यह संपूर्ण भारत में लागू हो जाता है। तीसरा है सूचना अधिकार अधिनियम के अंदर सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना है। यूपीएसआई 2014 में है। ये जब प्रश्न पूछा गया था तो आयोग ने इसका 60 दिन माना था, लेकिन अब आप 30 दिन मान के चलिए, ज़्यादातर जगहों पर 30 दिन लिखा हुआ है। इमरजेंसी में या कोई ऐसी स्थिति, किसी के जीवन से जुड़ा मामला हो, किसी के जीवन से जुड़ा मामला हो या फिर उसकी स्वतंत्रता की बात कही जा रही है, तो ये आपको 48 घंटे के भीतर भी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है। ऐसी सूचना जिसके प्रकटन से भारतीय संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर इस तरीके से कोई घटनाएं सामने आती है तो फिर आपको सूचना नहीं दी जाएगी। राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो भी सूचना नहीं। रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित में ना हो तो भी सूचना नहीं दी जाएगी, यानी उपयुक्त आपका ऑप्शन सही है। इन सभी स्थितियों में आपको सूचना देने से मना किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में समुचित सरकार का उल्लेख कहां पर किया गया है। समुचित सरकार किसको कहा गया है? धारा 2 का में इसको समुचित सरकार कहा गया है। कुल कितने धाराएं हैं? कुल 31 धाराएं हैं, 6 अध्याय है। सूचना, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन लोग शामिल होते हैं? इसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। जी बिल्कुल शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं। संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री भी होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा आपका सही है? उपयुक्त सभी लोग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वप्रथम सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला कौन सा देश है। तो सब लोग जानते हैं स्वीडन ने सबसे पहले अपने देश में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया था। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सूचनाएं प्रकट किए जाने से छूट दी गई। इसमें से कौन शामिल है? इसमें भारत की प्रभुता अखंडता को खतरा हो, न्यायालय द्वारा निषिद्ध किया गया हो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग हो तो सूचना देने से मना किया जा सकता है। इनमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपयुक्त सभी सही होंगे। सूचना अधिकार अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकतम आयु सीमा कितने साल रखी गई है? इनकी सीमा 65 वर्ष रखी गई है। कितने वर्ष रखी गई है? 65 वर्ष की आयु से अधिक ना हो। सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त के हटाए जाने का प्रावधान किसमें किया गया है? इनको अगर हटाने की बात कही जाए तो किस धारा में इनको हटाने की बात कही गई है?
इनको धारा 14 में हटाने की बात कही गई है। अगर इस प्रकार से कोई सूचना होती है तो इनको धारा 14 के माध्यम से हटाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत, आरटीआई के तहत यह साबित करने का भार किस पर है कि अनुरोध को अस्वीकार किया जाए, जो न्यायोचित था उसको केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों ही उसको अस्वीकार करने का अधिकार रखती हैं। यानी कि उपयुक्त दोनों ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न, सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी तो राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्तियुक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र अस्वीकार करना अथवा गलत सूचना देने पर कितने रुपए की जुर्माना लगाई जा सकती है? आपने अभी शुरुआत में पढ़ा कि 250 रुपए प्रतिदिन या अधिकतम कितना 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि कितने है? इसकी पद की अवधि कितने साल तक वो अपने पद पे बने रह सकते हैं? कितने साल तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं? वो 5 वर्ष तक बने रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति किसमें है? किस धारा में नियम बनाने की बात कही गई? धारा 28 में नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब हुई? भाई राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी तभी तो ये कानून बनेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को होती है और इसके 120वें दिन और जो बचे हुए जितने भी धाराएं थे वो लागू हो जाती है। कुछ धाराएं तो इसी दिन से लागू हो जाती हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के संबंध में सही कथन नहीं है। इसकी कार्यअवधि 5 वर्ष की होती है, ये तो अभी आपने देखा। इसके अधिकतम 65 वर्ष की पद धारण कर सकता है, यह भी सही है। वह पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? वह पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन? वह पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कथन सही नहीं है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू है? तो अभी हमने बताया कि 120वें दिन पूर्ण रूप से लागू हो जाता है पूरे देश में। तो 12 अक्टूबर 2005 को पूर्ण रूप से लागू हो जाता है सभी 31 धाराओं के साथ में। सभी 31 धाराओं के साथ में लागू हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कौन से प्रावधान तत्काल प्रभावी हो गए थे? शुरुआत में ही लागू हो गए थे। वो कौन कौन से शुरुआत में लागू हो गए थे? धारा 5, 1 और 2, धारा 12 और धारा 13, यानी कि सभी पहले दिन से ही लागू हो गए थे। सभी क्या होते? पहले दिन से ही लागू हो गए थे। अगला है, सूचना का अधिकार परिभाषित है 2A के अंतर्गत। किसके? 2A के अंतर्गत परिभाषित है। और सूचना किस में परिभाषित है? 2 के अंतर्गत सूचना को भी परिभाषित कर दिया गया है। अगला है, सूचना के अंतर्गत क्या आते हैं? सूचना के अंतर्गत लॉग बुक आता है। क्या आता है? लॉग बुक। ये राय नहीं होते हैं, मेमोज नहीं है, ये भी नहीं, लॉग बुक आते हैं। सूचना से तात्पर्य निम्न से किन सामग्री से? ईमेल भी रहेगा उसमें, संविदाएं और नमूने, रिपोर्ट्स, यानी कि उपयुक्त सभी क्या रहेंगे उसमें? उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24 में आपके हैं, एक आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकरण से किस प्रकार सूचना प्राप्त कर सकता है? किसी कार्य या किसी क्रिया के दस्तावेज का निरीक्षण, किसी अभिलेख की शत प्रतिलिपि का निरीक्षण, सामग्री के नमूने प्राप्त करना, या सभी? वो सभी प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? सभी प्राप्त कर सकता है। किसी कार्य या क्रिया के दस्तावेज का निरीक्षण भी प्राप्त कर सकता है, किसी अभिलेख की शत प्रतिलिपि का निरीक्षण भी कर सकता है, सामग्री के नमूने पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को? प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक भारतीय नागरिक को प्राप्त है। किसको? प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत? अब पूछा है कि सबको प्राप्त है, लेकिन किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 3 के अंतर्गत। लोक प्राधिकारी से सूचना उपलब्ध कौन कराएगा? निःशुल्क या लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराएगा ऐसी लागत पर जो माध्यम या मुद्रण लागत मूल्य के लिए विहित है। दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के निःशुल्क भी है और कुछ लोगों के लिए शुल्क की भी 10 रुपए शुल्क की बात कही गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रावधान किस धारा में किया गया है? धारा 6 में। किसमें? धारा 6 में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का किया गया। धारा 6 के अंतर्गत सूचना प्राप्त का निवेदन किया जा सकता है। कैसे? लिखित रूप से, इलेक्ट्रॉनिक, इसके माध्यम से। मौखिक रूप से नहीं कर सकते हो, बाकी दोनों माध्यम से आप कर सकते हो।
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी जैसा की स्थिति हो, धारा 6 के अंतर्गत निवेदन के प्राप्त होने के कितने समय सीमा के भीतर मांगी गई सूचना प्रदान करेगा। देखिए, यथासंभव शीघ्रता के साथ भी है, 30 दिन के साथ भी है, इमरजेंसी में 48 के साथ में भी है, तो आप उपयुक्त सभी पे चले जाएंगे। किसमें? उपयुक्त सभी पे चले जाएंगे। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी चाहिए गई सूचना शुल्क के पश्चात कितने दिन के अंदर प्राप्त कर सकता है? वह 30 दिन के अंदर प्राप्त कर सकता है। यहीं तक था आज की क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप आज के लिए बस इतना ही रहेगा।